Hello student, myself Dr. Akhilesh Gupta, Physiotherapy Faculty at Indira Gandhi Institute of Paramedical Sciences. So today we will talk about our new topic in the deformity of spine या deformity of vertebral column, that is kyphosis. यानी कि अगर हम दूसरे शब्दों में सीधे शब्दों में बात करें तो पहले हमने बात की थी लेटरल साइड टेढ़े होने की स्पाइन की। आज हम बात करेंगे पीछे की तरफ निकलने वाले स्पाइन की या पीछे की तरफ टेढ़े होने वाले स्पाइन की बात करेंगे, जिसे हम आम भाषा में कूभड़ बोलते हैं, नॉर्मल हिंदी बोलचाल भाषा में कूभड़। ठीक है, पीठ पे उभरा हुआ सा निकल आता है, उसी की हम बात करेंगे, उसको हम काइफोसिस बोलते हैं। तो आइए इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। काइफोसिस इज द जनरल टर्म यूज फॉर एक्सेसिव बैकवर्ड कॉन्वेक्सिटी ऑफ द स्पाइन। तो अगर हम इसको मेडिकल कोई डेफिनेशन दें तो क्या बोलेंगे इसको? काइफोसिस इज द जनरल टर्म, यानी कि काइफोसिस एक एक वर्ड दिया गया है काइफोसिस किसको? एक्सेसिव बैकवर्ड कॉन्वेक्सिटी को, यानी कि एक्सेसिव यानी जरूरत से ज़्यादा, नॉर्मल से ज़्यादा, बैकवर्ड यानी कि पीछे की तरफ, कॉन्वेक्सिटी का मतलब उभरा हुआ, नॉर्मल से अधिक पीछे की तरफ उभरा हुआ स्पाइन का हिस्सा या स्पाइन का शेप, स्पाइन का आकार। ठीक है, स्पाइन यानी वर्टिब्रल कॉलम की बात कर रहे हैं, वर्टिब्रल बोन की बात कर रहे हैं, उसका आकार कुछ जरूरत से ज्यादा ही पीछे की तरफ उभरा हुआ हो, निकला हुआ हो, इसको हम बोलते हैं काइफोसिस। अब ये दो टाइप का होता है, राउंड काइफोसिस और एंगुलर काइफोसिस। तो जैसा कि नाम से क्लियर है, राउंड का मतलब है गोलाकार और एंगुलर का मतलब है एक एंगल पे होगा वो जो काइफोसिस है। ठीक है, यानी स्पाइन है वो एक स्पाइन दूसरे स्पाइन से एक एंगल पे होगी और उभरी हुई होगी। ठीक है, और राउंड का मतलब है हल्की सी गोलाई होगी, उसमें कोई एंगल नहीं होगा। ठीक है, तो राउंड काइफोसिस को आप ये फोटो में देख सकते हैं। देखिए, एक तरफ है आपका नॉर्मल स्पाइन और एक तरफ है आपका काइफोसिस। तो काइफोसिस में देखिए कैसे है, देखिए जो आप आपके पीठ की यानी आउटलाइन देखिए आप पीठ की, तो देखिए कैसे है, राउंड की तरह है ना, है राउंड की तरह है। तो ये आपका राउंड काइफोसिस होता है, जो कि ये बहुत कॉमन होता है। इट मीन्स अ जेंटल बैकवर्ड कर्वेचर ऑफ द स्पाइनल कॉलम, यानी कि जेंटल का मतलब है बहुत ही थोड़ा सा। ठीक है, बहुत ही थोड़ा सा और बहुत ही स्मूथ का मतलब है यानी उसके ऊपर अगर आप हाथ फेरेंगे उभरा हुआ लगेगा, लेकिन अगर हम और काइफोसिस जैसे एंगुलर काइफोसिस से कंपेयर करें अगर हम, तो ये जो काइफोसिस होगा ये एकदम स्मूथ होगा, यानी कि हाथ इस पे आराम से चलेगा, उभरा हुआ जरूर पता चलेगा लेकिन हाथ एकदम चलेगा इसमें, इसलिए इसको इन्होंने बोला है जेंटल या स्मूथ। ठीक है, इसको हम स्मूथ बैकवर्ड कर्वेचर भी कहते हैं, स्मूथ काइफोसिस भी कहते हैं इसको, क्योंकि इसके ऊपर जब हम हाथ फेरते हैं कोई उबड़ खाबड़ नहीं होता, एकदम प्लेन होता है वो। ठीक है, उभरा हुआ होगा लेकिन वो प्लेन होगा। इट इज कॉज्ड बाय द डिजीज अफेक्टिंग द नंबर ऑफ वर्टिब्री, दैट इज सेनाइल काइफोसिस। तो ये सबसे ज्यादा किस में देखने को मिलता है, ये वाला टाइप? तो आपने भी देखा होगा कि ये बहुत कॉमनली दिखता है, और ये किस में दिखता है? बूढ़े लोगों में ज्यादा दिखता है, बूढ़े लोगों में, बूढ़ी जो इनके झुक की चलने की आदत होती है, या बूढ़े लोगों में आपने देखा होगा ये ज्यादातर। ठीक है, तो ये सेनाइल का मतलब है ओल्ड एज पीपुल में, यानी कि उम्र दराज लोगों में। ठीक है, सेनाइल काइफोसिस। सेनाइल काइफोसिस क्या होता है? सेनाइल काइफोसिस अकर इन दी ओल्ड एज, जैसा कि बात किया, क्योंकि सेनाइल का मतलब ही ओल्ड एज से रिलेटेड होता है, तो सेनाइल काइफोसिस अकर इन ओल्ड एज, बूढ़े लोगों में होता है। इट इज ड्यू टू दिस सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस ऑफ द वर्टिब्री, और ये किस वजह से होता है? जो उम्र एक उम्र आने पे जो बोन में चेंजेस होता है, जिसे हम यहाँ हमने ऑस्टियोपोरोसिस को लिया है। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है जो बोन्स है वो हमारी पोर्स की तरह हो जाती है, छिद्रनुमा हो जाती हैं। ठीक है, स्पंजी हो जाती हैं। ठीक है, ये उस तरह से, ये ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में आप सेकेंड ईयर में डिटेल में पढ़े होंगे आपने। ठीक है, तो उसी की बात कर रहे हैं। सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है ओल्ड एज में, जब ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है तो क्या होगा? हड्डी कमजोर हो जाएगी, जब हड्डी कमजोर हो जाएगी तो वो लोड बियर नहीं कर पाएगी और वो टेढ़ी होने लगेगी, और ये उस तरफ ज़्यादा टेढ़ी होगी जिस तरफ पेशेंट का झुकाव या पेशेंट की आदत होगी, पोस्चर की आदत होगी, उस तरफ जाएगा, जैसे कि काइफोसिस। ठीक है, एंड ऑल्सो ड्यू टू द डीजनरेशन ऑफ इंटरवर्टिब्रल, और इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो होती है, दो वर्टिब्रे के बीच में जो डिस्क पाई जाती है, उसके डीजनरेशन की वजह से भी होता है। दिस इज कॉमन कॉज ऑफ बैक एक इन ओल्डर पीपल, और इसकी वजह से ओल्ड पीपल के कमर में दर्द रहना बहुत ही कॉमन सी बात है। उनकी कमर में दर्द होना या उनकी बैक में दर्द होना, पीठ में दर्द होना, ये कॉमन सी बात है इसकी वजह से। सच अ काइफोसिस में बी लोकलाइज टू अ सेगमेंट ऑफ स्पाइन और इट मे बी डिफ्यूज, और ये जो राउंड काइफोसिस है ये हो सकता है कि पर्टिकुलर एक एरिया में हो, और हो सकता है ये कई एरिया में फैला हो, यानी कि हो सकता है थोरैसिक और लंबर भी हो सकता है सिर्फ थोरैसिक में हो, सिर्फ लंबर में हो,
ठीक है। हो सकता है ये थोरेसिक और लंबर दोनों में साथ में हो, मतलब ये फैला भी हुआ हो सकता है और या एक जगह सिमटा हुआ भी हो सकता है। वर्टिब्री की बात करें, एक वर्टिब्री में भी हो सकता है, दो मतलब एक एरिया के वर्टिब्री में भी हो सकता है, और हो सकता है दो एरिया के वर्टिब्री में भी हो जाए, दो रीजन वर्टिब्री में भी हो जाए। नेक्स्ट है एंगुलर काइफोसिस। तो जैसा कि नाम से क्लियर है, एक एंगल पे होगा, ये काइफोसिस जो है वो एक एंगल पे होगा। इट मीन्स अ शार्प बैकवर्ड प्रोमिनेंस ऑफ स्पाइनल कॉलम। उसमें क्या था, स्मूथ जेंटल था, इसमें शार्प है, यानी कि एकदम आपको पता चलेगा जब आप उंगली फेरोगे उसके ऊपर हाथ फेरोगे तो एकदम नुकीला सा उभरा हुआ सा दिखाई देगा आपको, ठीक है। प्रोमिनेंस का मतलब उभार ऑफ स्पाइनल कॉलम। It may be prominence of only one spinous process because of the collapse of only one vertebral body. Example compression fracture। तो जैसे कि एक दबाव वाला फ्रैक्चर होता है, यानी कि कोई चीज आपके ऊपर गिरी, ऊपर से सर के ऊपर गिरी और उसके ऊपर उसकी वजह से क्या हुआ, आपकी स्पाइनल कॉर्ड दबी, एक दूसरे में सटी, और उसकी वजह से जो फ्रैक्चर होता है उसमें ये देखने को ज्यादा मिलता है। एंगुलर आपका काइफोसिस फ्रैक्चर होने के बाद जब वो हील हो जाता है, फ्रैक्चर सब कुछ हो जाता है, तो उसके बाद आपको एंगुलर काइफोसिस देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक सेगमेंट ऑफ वर्टिब्रल बॉडी डिस्टर्ब होती है या फ्रैक्चर होती है, इस वजह से, ठीक है। तो वो जो टूट के क्या होती है, एकदम बाहर की तरफ नुकीली, बाहर की तरफ पीछे की तरफ उभर आती है वो टूटने के बाद, तो इस वजह से वो एक वर्टिब्री प्रोमिनेंस होती है, ठीक है। वन स्पाइनस प्रोसेस, यानी एक स्पाइनस प्रोसेस उभरी हुई दिखाई देती है उसमें, ठीक है। तो जब आप उसको टच करोगे तो आपको दूसरी वर्टिब्री या दूसरी वर्टिब्री की स्पाइनस प्रोसेस से वो एक एंगल की तरफ दिखेगी, राउंड नहीं होगी, एक एंगल पे होगी वो, इसलिए उसको एंगुलर काइफोसिस बोलते हैं। व्हेन इट इज लोकलाइज्ड टू ओनली वन वर्टिब्रा देन इट इज कॉल्ड एज नकल। तो अगर सिर्फ एक वर्टिब्रा में अगर ऐसा हो रहा है, ठीक है, तो इसको हम नकल बोलते हैं, ठीक ठीक। और व्हेन इट इज लोकलाइज्ड टू फ्यू वर्टिब्रा देन इट इज कॉल्ड गिब्बस। और अगर ये एक से ज्यादा, दो तीन में हो तो इसको हम गिब्बस नाम देते हैं, ठीक है सब कुछ सेम, बस अंतर इतना है कि अगर राउंड होगा तो उसको राउंड काइफोसिस बोलेंगे, अगर एक एंगल पे होगा, नुकीला तरह से निकला होगा, ठीक है, तो इसको गिब्बस बोलेंगे उसको। ये यहाँ देखिए डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक पर्सन है, बेंड हुआ है आगे की तरफ, देखिए एकदम नोक की तरह, जैसे लग रहा है पहाड़ की चोटी देखिए, आपको दिख रहा है, ये देखिए, ये है ना, देखिए एकदम लग रहा है पहाड़ की चोटी। तो ये एक एंगल पे है दूसरे वर्टिब्रा से, तो इसलिए इसको हम एंगुलर काइफोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट ये देखिए आप देख सकते हैं इधर, ये डायग्राम में देखिए, ये गिब्बस है, तो गिब्बस देखिए ये नीचे ये वाला डायग्राम, यहाँ देखिए एकदम एंगल पे एकदम उभरा हुआ है, ठीक है, इस तरह से होता है। और इसमें होता क्या, ये देखिए, ये कई सारी वर्टिब्री इन्वॉल्व हैं, एक दो तीन वर्टिब्री इन्वॉल्व हैं, इसलिए इसको हमने गिब्बस बोला है। इट इज कॉमनली सीन इन ट्यूबरकुलोसिस ऑफ स्पाइन वेयर यूजुअली टू और मोर वर्टिब्री आर अफेक्टेड। तो ये जो गिब्बस है ये आपको किस में कॉमनली दिखेगा, टीवी ऑफ स्पाइन, यानी कि आपको स्पाइन का ट्यूबरकुलोसिस पढ़ाया गया होगा, उस केस में अगर ट्यूबरकुलोसिस हो जाए स्पाइन का, तो वो जो डिफॉर्मिटी में कन्वर्ट होगा, अगर उसमें कोई डिफॉर्मिटी होती है तो ऐसी डिफॉर्मिटी आपको दिखेगी, गिब्बस काइफोसिस डिफॉर्मिटी दिखेगी आपको, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके कॉजेज की, ये किन किन वजहों से हो सकता है। कॉमन कॉजेज ऑफ काइफोसिस आर, पहला तो पॉस्चरल है, जो कि आप सब जानते होंगे कि अगर हम गलत पॉस्चर से चलेंगे, उठेंगे, लेटेंगे, बैठेंगे तो कोई ना कोई डिफॉर्मिटी जरूर आएगी, ठीक है। और स्पाइन एक लंबी आकृति होती है, एक लंबा स्ट्रक्चर होता है हमारे शरीर में, तो उसमें डिफॉर्मिटी होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं अगर हम अपने पॉस्चर का ध्यान ना रखें तो पॉस्चरल काइफोसिस क्या होता है, इट इज़ कॉमनेस्ट टाइप, जैसा कि हमने बात की कि ये बहुत ही कॉमन होता है। सीन इन टॉल इंडिविजुअल, ये लंबे लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है, स्पेशली इन सम टॉल वुमेन, और वो भी उसमें से फीमेल, जो लंबी वाली फीमेल होती हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। बिकॉज ऑफ देयर टेंडेंसी टू स्टैंड विथ फॉरवर्ड स्टूप। क्यों? क्योंकि उनकी एक आदत होती है आगे की तरफ जब वो खड़ी होंगी, ठीक है, या चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, फीमेल का रेशियो ज़्यादा है, लेकिन अगर जैसे खड़े होंगे वो लंबे लोग तो आगे की तरफ झुक के खड़े होते हैं, आगे की तरफ सर निकाल के खड़े होते हैं, इसको कहते हैं स्टूप, आगे की तरफ झुक के खड़े होंगे। जब भी सीधा खड़ा होंगे तो सीधे नहीं खड़े होंगे, आगे की तरफ उनकी जो अपर थोरेसिक है या अपर वर्टिब्रल कॉलम है आपकी, थोड़ा उसको निकाल के खड़े होंगे। इस वजह से एक टेंडेंसी हो जाती है उनके कि एक काइफोसिस डिफॉर्मिटी में कन्वर्ट हो जाता है, ये उनकी टेंडेंसी, एक आदत बन जाती है उनकी। तो अगर इसको सही समय पर नहीं सही किया जाए तो ये एक डिफॉर्मिटी का रूप ले लेती है, काइफोसिस का रूप ले लेती है। इट अकर इन अपर डॉर्सल स्पाइन, हमने बात की थी ना अपर थोरेसिक स्पाइन, उसमें एंड कैन बी करेक्टेड बाय पॉस्चरल ट्रेनिंग एंड फिजियोथेरेपी। और अगर हम इसको सही समय पे प्रॉपर ट्रेनिंग, पॉस्चरल ट्रेनिंग करा दें उसकी, कि बता दें कि आपको ऐसे करना है, ऐसे रहना है, ये सीधा कर लीजिए,
ठीक है, और दूसरा फिजियोथेरेपी, ताकि वो उसको मजबूत कर ले, उस पार्ट को मजबूत कर ले, दोबारा ना हो, तो इससे इसको करेक्ट किया जा सकता है पॉस्चरल काइफोसिस को। अगर पॉस्चर गड़बड़ होने की वजह से अगर काइफोसिस हो रहा है तो उसको हम करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंपनसेटरी। तो जैसा कि वर्ड है कंपनसेटरी, यानी कि भरपाई, एक गलत चीज हुई उसकी वजह से भरपाई की हमारे शरीर ने, या कुछ कमी आई हमारे शरीर में तो उसका साथ देने के लिए दूसरे पार्ट ने उसको साथ दिया उसका, इसको बोलते हैं कंपनसेशन, है भरपाई करना। ठीक है, इफ देयर इज एन एक्सेजरेटेड लंबर लॉर्डोसिस, तो अगर हम काइफोसिस, कंपनसेटरी काइफोसिस या कॉज ऑफ काइफोसिस की बात करें कंपनसेटरी की, तो ये क्यों होता है? क्योंकि ये देखा जाता है कि जब भी लंबर में लॉर्डोसिस होता है, लंबर में लॉर्डोसिस, हम आगे पढ़ेंगे लॉर्डोसिस क्या होता है, ये हमारी अगली स्पाइनल डिफॉर्मिटी है। तो जब लंबर में लॉर्डोसिस होता है तो उसको कंपनसेट करने के लिए, उसको भरपाई करने के लिए क्या करता है, थोरैसिक अपना काइफोसिस में चला जाता है। ठीक है, काइफोसिस में, ये जस्ट लॉर्डोसिस जो है वो काइफोसिस का अपोजिट होता है, यानी काइफोसिस अगर पीछे की तरफ निकलना होता है, ठीक है, उभरा हुआ होना होता है, तो आपका जो लॉर्डोसिस होता है वो पीछे की तरफ दबना होता है, या पीछे से दबना, ठीक है, कॉन्केविटी, ठीक है, दबता है, तो ये एकदम एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो जब लंबर में लॉर्डोसिस होगा एक्सेजरेटेड, काफ़ी बढ़ा हुआ, तो वो उसके लिए थोरैसिक स्पाइन क्या करता है, थोरैसिक स्पाइन आपका कंपनसेटरी काइफोसिस डेवलप कर लेता है। नेक्स्ट है श्यूरमैन्स डिजीज। अब ये श्यूरमैन्स डिजीज क्या होता है? इट इज ऑल्सो नोन एज एडोलेसेंट काइफोसिस। इसको हम क्या कहते हैं, आप एडोलेसेंट को 14 साल की उम्र के बच्चों की बात करें, अगर हम 14 साल के आसपास के बच्चों की बात करें, ठीक है, तो उनमें ये ज़्यादा होता है और उन्हीं के नाम से ये जाना जाता है एडोलेसेंट काइफोसिस, क्योंकि ये श्यूरमैन डिजीज जो है उन्हीं में ज़्यादातर देखी जाती है। तो इट इज़ कॉमनली अकर इन एडोलेसेंट, यानी कि 13-14-15 साल के बच्चों में ज़्यादा होता है ये। ठीक है, ठीक, ये श्यूरमैन। अब ये होता क्या है? देयर इज जेंटल राउंड काइफोसिस इन द लोअर थोरैसिक स्पाइन। तो अगर हम निचली थोरैसिक स्पाइन की बात करें, T9, T10, T11, T12, इनकी बात करें हम, तो इसमें ये देखने को मिलता है। ठीक है, ठीक, इसकी ये पहचान होती है कि अगर उसमें हो रहा है, और अगर बच्चे की मतलब जो इंडिविजुअल है उसकी ये अगर एडोलेसेंट है, यानी 14-15 साल के आसपास है, किशोरावस्था, यस, कि हिंदी में बोलते हैं किशोरावस्था, उस एज में अगर होता है तो इसको हम श्यूरमैन डिजीज के नाम से या श्यूरमैन काइफोसिस के नाम से बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें एक्चुअली क्या होता है? इट इज ड्यू टू द ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस ऑफ द एपिफिशियल प्लेट ऑफ द वर्टिब्रल बॉडीज। तो जैसा कि आप भी जानते हैं कि बोन के एंड्स पे, यानी स्पेशली जो बोन जो ज्वाइंट बनाती हैं उनके एंड पे क्या होता है, हाइलिन कार्टिलेज होता है। अब वही हाइलिन कार्टिलेज में जब सूजन आ जाए, ठीक, एक कार्टिलेज होगी जो बोन से एकदम बाहर होगी, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस, यानी कि ऑस्टियो मीन्स बोन और कॉन्ड्राइटिस मीन्स कार्टिलेज। ठीक है, बोन के ऊपर जो कार्टिलेज होती है, जो उसको एक दूसरे से घिसने से, रगड़ने से बचाती है, वो कार्टिलेज का जो काम होता है, उसमें अगर सूजन आ जाए तो उसको हम कहते हैं ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस। इस वर्ड को हम बोलते हैं ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस। और जब वर्टिब्रा में हो तो उसको हम बोलते हैं आपका श्यूरमैन डिजीज, यानी कि स्पाइनल ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस। ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस कहीं भी हो सकता है, सिर्फ वर्टिब्रा में नहीं होता है, कहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर हम वर्टिब्रा की बात करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? स्पाइनल ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस, जिसको हम श्यूरमैन डिजीज बोलते हैं। ठीक है, द पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ डिफ्यूज पेन इन द डॉर्सल स्पाइन। और पेशेंट क्या कंप्लेन करेगा? उसको डॉर्सल थोरैसिक स्पाइन में पेन है, डिफ्यूज पेन यानी कि फैला हुआ पेन है, ऐसा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पेन नहीं होगा, फैला हुआ पेन होगा उसको। ठीक है, काफ़ी लंबे वर्टिब्री में पेन होगा उसको, पूरी की पूरी पीठ हो सकता है उसकी दर्द करे। ठीक, ऑन एक्सरे, एक्सरे में क्या देखने को मिलेगा? द एक्सरे द वर्टिब्रल बॉडी अपीयर वेज शेप नैरोवर इन फ्रंट। तो अगर हम उसका एक्सरे कराएंगे तो उसका, अगर हम एक्सरे कराएंगे तो उसका जो एंटीरियर यानी कि वर्टिब्रल बॉडी वाला पार्ट है, स्पाइनस प्रोसेस क्या होता है? पीछे होता है, और वर्टिब्रल बॉडी आगे होती है, एंटीरियर साइड होती है। वर्टिब्रल कॉलम की अगर बात करें तो जो आगे वाला पार्ट है वो वेज शेप हो जाता है। वेज का मतलब होता है आपकी कुल्हाड़ी, जिससे हम आपका वो काटते हैं, क्या नाम, लकड़ी काटते हैं ना, कुल्हाड़ी, उसके शेप का। देखते हैं ना, एक तरफ आगे जिधर से काटते हैं वो चौड़ा होता है, और जो लकड़ी में फंसा होता है हिस्सा वो पतला होता है आगे के मुकाबले, तो उसी शेप का हो जाता है। जैसे आपकी क्या नाम है, वेज, जो लकड़हारे लकड़ी काटने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, ठीक, कुल्हाड़ी, ठीक, उसकी तरह से हो जाता है आपका। तो ये डायग्राम में देख सकते हैं, ये देखिए, अगर हम एक्सरे कराएंगे तो नॉर्मल वर्टिब्री ऐसी दिखेगी,
ठीक है। रेक्टेंगुलर शेप यानी कि हर चीज़ उसका हर कोना एकदम बराबर होगा लगभग। लेकिन अगर आप वो श्यूरमैन डिजीज में जब कराएंगे, ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से निकलेगा। तो आप देख सकते हैं, देखिए मोर कर्व होगा, वेज शेप। वेज का मतलब है देखिए अगर आप एक वर्टिब्री की बात करें तो देखिए ऐसा लग रहा है ना कुल्हाड़ी की तरह, एक आगे की तरफ से पतला है, ठीक है, और पीछे की तरफ से चौड़ा है, तो ये ऐसा लग रहा है कुल्हाड़ी। ठीक, तो ये पूरे को भी अगर आप ले लें तो कुल्हाड़ी शेप का लग रहा है कि पीछे अगर एक यहाँ देखिए इसमें अगर हम एक अपीयरेंस की तरह हाथ रख दें अगर, तो एक कुल्हाड़ी की तरह लग रहा है ये डंडा। ठीक, और ये आगे वाला हिस्सा स्पाइनस प्रोसेस वाला हिस्सा, इसके आगे वाला पार्ट जो लकड़ी को काटेगा, इसीलिए इसको वेज शेप बोलते हैं। वेज शेप का मतलब ये होता है। और नैरोवर इन फ्रंट का मतलब है छोटा हो जाएगा, पतला हो जाएगा, सकरा हो जाएगा आगे से यानी एंटीरियर से। ठीक है, तो ये नैरोवर इन फ्रंट। नेक्स्ट इसका जो कारण होता है वो होता है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। इसकी वजह से भी हमें काइफोसिस होता है। अब एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस क्या होता है? एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस द डिजीज प्रोड्यूस्ड अ स्टिफ एंड काइफोटिक स्पाइन। एंकाइलोजिंग का मतलब होता है, एंकाइलोज का मतलब होता है फ्यूज हो जाना, जकड़ जाना, ठीक है, ठीक ठीक। और स्पॉन्डिलाइटिस का मतलब है स्पाइन में होना, स्पाइन में। तो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस यानी कि पूरी की पूरी स्पाइन का फ्यूज हो जाना, एक दूसरे में चिपक जाना, ऐसी दिक्कत को, ऐसी बीमारी को हम क्या बोलते हैं? एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ठीक ठीक। अब इसमें होता क्या है? इसमें पूरी की पूरी स्पाइन में स्टिफनेस आ जाती है, कमर, पीठ, गर्दन, इन सब में पूरी स्टिफनेस, कड़ापन आ जाता है। ठीक है। इट बिगिंस इन यंग मैन एट लो बैक एक विच ग्रेजुअली स्प्रेड टू अफेक्ट द होल स्पाइन। अब इसका पूरा एक चैप्टर है जो आपको पढ़ाया गया होगा। ठीक है, तो ये अगर एक जनरल बात करें तो ये शुरू कैसे होता है? यंग मैन में शुरू होता है, यानी यंग मैन का मतलब है 25 से 30 साल के आसपास ये देखा जाता है। स्पेशली अगर पर्टिकुलर एज की बात करें तो 27 साल के आसपास। ठीक है। HLA-B27 इस टेस्ट का नाम होता है। ये अगर पॉजिटिव निकलता है तो हम कह सकते हैं कि इस पर्सन को एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, वो एक अलग बात है। ठीक, तो शुरू कैसे होगा? कमर दर्द से शुरू होगा उसको। वैसे तो ये शुरू होता है सैक्रोइलियक जॉइंट पे, यानी कि जहाँ सैक्रम और इलियम जुड़ते हैं। ठीक है, सैक्रोइलियक जॉइंट, वर्टिब्रा का सैक्रम और हिप बोन का इलियम जुड़ता है। सैक्रोइलियक जॉइंट से पेन शुरू होगा। पेशेंट बताएगा कि मेरे को, यंग पेशेंट बताएगा कि मेरे को यहाँ से दर्द शुरू हो रहा है। ठीक है, तो वो कमर दर्द में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर ये धीरे धीरे करते करते पूरी स्पाइन को जकड़ लेगा। ये इसकी पहचान होती है। ठीक, चेस्ट एक्सपेंशन इज रिड्यूस बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट एट द कोस्टोवर्टिब्रल जॉइंट। और अगर जैसे कि हमने बात की कि ये पूरा फैल जाता है, यानी कि ये थोरैसिक वर्टिब्री को भी अपनी जकड़ में, गिरफ्त में ले लेगा, अब उसको भी अफेक्ट करेगा। तो थोरैसिक वर्टिब्री से कौन जुड़ा होता है? आपकी रिब्स जुड़ी होती हैं। ठीक, और जब रिब्स जुड़ी होती है तो जब रिब्स भी जकड़, जब आपकी वर्टिब्रा भी स्टिफ हो जाएगी तो रिब्स भी स्टिफ हो जाएगी, तो वो प्रॉपर मूवमेंट नहीं करेगी जितना एक सांस लेने पे फूलना चाहिए, फूलना या सिकुड़ना चाहिए रिब्स को, उस तरह से नहीं काम करेगा। तो क्या होगा? आपका चेस्ट एक्सपेंशन भी पूरी तरह से नहीं हो पाएगा। इन अ फ्यू केसेस हिप एंड शोल्डर आर ऑल्सो अफेक्टेड। और कुछ केसेस में ये भी देखा जाता है, जब दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है, तो हिप जॉइंट भी, जो कि सैक्रोइलियक के पास होता है, ठीक है, और शोल्डर जॉइंट जो कि आपकी थोरैसिक और सर्वाइकल वर्टिब्री के पास होता है, ठीक है, तो उसमें भी देखा जाता है, या रिब्स के पास होता है, उसमें भी देखा जाता है कि वो भी अफेक्ट हो रही हैं, वो भी स्टिफ होने लगती हैं। ये सीवियर केस में होता है। तो इस केस में भी जो डिफॉर्मिटी डेवलप होती है पेशेंट में, वो काइफोसिस के रूप में होती है। ऐसे केसेस में भी काइफोसिस देखा जाता है कि पेशेंट को अगर एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है तो उसको काइफोसिस भी हो सकता है। उसके में काइफोसिस भी देखा गया है। क्यों? क्योंकि उसमें स्ट्रेट हो जाती है। स्ट्रेट के बाद जब वो काम करेगा तो क्या करेगा? आगे की तरफ झुकेगा। जब झुकेगा तो काइफोसिस होने की चांसेस बढ़ जाते हैं और वो उसी रूप में स्टिफ हो जाता है। भाई स्पाइन स्टिफ हो रही है, लेकिन जिस शेप में होगी वो हमेशा उसी शेप में स्टिफ हो जाएगी। अगर आप आगे की तरफ झुके होंगे तो वो उसी शेप में हो जाएगी, पीछे की तरफ तने होंगे तो वो उसी शेप में स्टिफ हो जाएगी। तो ज़्यादातर लोगों की आदत क्या होती है, हमारी और आपकी, कि जब भी हम बैठते हैं तो हल्का सा झुक के बैठते हैं, खड़े होते हैं तो हल्का सा झुक के खड़े होते हैं, सिर्फ लेटते हैं तभी हम सीधे रहते हैं। अदरवाइज दिन भर की दिनचर्या में हम देखें तो हमारी जो अपर स्पाइन है, यानी कि डॉर्सल अपर स्पाइन है, थोरैसिक अपर, वो हल्की सी झुकी होती है। तो उस शेप में अगर उसको कड़ा हो जाए तो क्या होगा? काइफोसिस डेवलप हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? परमानेंट झुकाव हो जाएगा आगे की तरफ, और परमानेंट झुकाव को ही हम क्या बोलते हैं? काइफोसिस बोलते हैं। आगे की तरफ झुकना वर्टिब्रा का क्या बोलते हैं हम? ये आपका काइफोसिस बोलते हैं। तो ये परमानेंट हो जाए तो काइफोसिस, परमानेंट ना रहे तो कोई डिफॉर्मिटी नहीं होगी। ठीक।
ठीक है, क्योंकि डिफॉर्मिटी का मतलब क्या, परमानेंट चेंज इन दी बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी शेप इज कॉल्ड डिफॉर्मिटी। ठीक, तो इसी को हम काइफोसिस बोलते हैं। तो एंकाइलोजिंग में ऐसे देखने को मिलता है, इस तरीके से। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू क्लास।